नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 21 नवंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से 4 पवित्र स्थान भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। और यहाँ पर आपको 6 स्थानों का जिक्र किया गया है। यहाँ पर जो स्थान दिए गए हैं उनमें वैशाली, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती का जिक्र किया गया है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे स्थान जो है कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जिन 4 पवित्र स्थानों की बात कही जा रही है वह भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया, और जो चौथा स्थान है यहाँ पर उसके बारे में पूछा जा रहा है जहाँ पर भगवान बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो बोधगया में हुई थी, और भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है वह सारनाथ में दिया था, और कुशीनगर में भगवान बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो जिन 4 पवित्र स्थानों के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है वे हैं लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है। यहाँ पर एक पिक आया है और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, अनिवार्य लाइसेंसिंग वह है जब कोई सरकार पेटेंट मालिक की सहमति के बिना किसी और को पेटेंट उत्पाद का उत्पादन या प्रोसेस करने की अनुमति देती है या स्वयं पेटेंट संरक्षित आविष्कार का उपयोग करने की योजना बनाती है। तो यहाँ पर बात हो रहा है अनिवार्य लाइसेंसिंग का। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अनिवार्य लाइसेंसिंग तब होती है जब किसी सरकार के द्वारा पेटेंट मालिक की सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को उसके उत्पाद का उत्पादन करने का अनुमति दे दिया जाता है या फिर सरकार खुद ही उस उत्पाद को उत्पादन करने की योजना बनाती है। तो यहाँ पर जो पहला कथन लिखा हुआ है वह पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि अनिवार्य लाइसेंसिंग तभी होता है जब सरकार पेटेंट मालिक की सहमति के बिना किसी और को उसके उत्पाद का उत्पादन करने की अनुमति देता है या फिर स्वयं उस उत्पाद के उपयोग की योजना बनाता है। तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, देश केवल घरेलू बाजार के लिए अनिवार्य लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं, निर्यात के लिए नहीं। यहाँ पर अगर हम कोविड-19 के टीकों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके पास कोविड की वैक्सीन बनाने के लिए उचित संसाधन नहीं है, और इस तरह की स्थिति में देश घरेलू बाजार के साथ साथ इसका निर्यात वैसे देशों को कर सकते हैं जिनके पास उन उत्पादों को बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं है। तो यहाँ पर यह कहना कि देश केवल घरेलू बाजार के लिए ही अनिवार्य लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं, निर्यात के लिए नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है। कोविड-19 के जो टीके हैं उसका एग्जाम्पल लेकर के आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पहला कथन ही सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है, कोविड-19 रिस्ट्रिक्टिव वॉलंटरी लाइसेंस कॉम्प्रोमाइज एक्सेस। और इस न्यूज में इन्हीं सभी मुद्दों को उठाया गया है कि किस तरीके से रिस्ट्रिक्टिव वॉलंटरी लाइसेंस वह कोविड-19 के टीकों का पहुंच जो है उन देशों के लिए मुश्किल बना रहा है जहां पर इसका उत्पादन नहीं हो सकता। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिकेल सेल रोग यानी कि सिकेल सेल डिजीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, यह एक अनुवांशिक बीमारी है, यानी यह माता पिता से वंशागत मिलती है। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि सिकेल सेल रोग माता पिता से प्राप्त असमान जीन से उत्पन्न
अनुवांशिक विकार है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह श्वेत रक्त कोशिकाओं के अणु हेमोग्लोबिन जो पूरे शरीर में कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं उन्हें प्रभावित करता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिकल सेल अनेमिया में जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं को हानि पहुंचाया जाता है। लेकिन अगर हम इस बीमारी की बात करें तो सिकल सेल अनेमिया में जो है रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं को हानि पहुंचाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नॉर्मल ब्लड सेल होते हैं वह या तो राउंड या फिर कह सकते हैं कि उभयावतल डिस्क के आकार के होते हैं, जिससे वह आसानी से रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राउंड ब्लड सेल है वो आसानी से इन रक्त वाहिकाओं में प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन वैसे लोग जो सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित हैं उनकी जो आरबीसी होती है उनका जो आकार है वह हंसिया यानी कि सिकल की तरह का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसीलिए हम इसे सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। और ये जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वह कठोर और चिपचिपी होती हैं। तो यहाँ पर यह कहना कि सिकल सेल एनीमिया में व्हाइट ब्लड सेल को नुकसान होता है, ये गलत है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर रेड ब्लड सेल को यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो गलत है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दूसरा कथन ही गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है जिसका शीर्षक है, आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासियों के बीच सिकल सेल रोग पर कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की है। आप सभी को यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है कि सिकल सेल रोग जो है वह जनजातीय आबादी में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक डेटा दिया गया है और कहा गया है कि लगभग 10% आदिवासी सिकल सेल जीन वाहक हैं और उनमें से 1 से लेकर के 1.5% तक को सिकल सेल रोग है। तो ये जो डेटा है उसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां इस न्यूज में दिया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर एक तरफ जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दिए गए हैं और ये सेनानी किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं इसके बारे में दूसरी तरफ दिया हुआ है और हमें बताना है कि उपयुक्त युगों में कौन सा सुमेलित है। यहाँ पर जो पहला नाम है वो है कोमाराम भीम, जिसके सामने लिखा हुआ है तेलंगाना। तो आप सभी जानते होंगे कि कोमाराम भीम ने हैदराबाद को निजाम की सत्ता से आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है तेलंगाना, जो कि पूरी तरीके से सुमेलित है। आइए देख लेते हैं दूसरे नाम को। दूसरा नाम है पोटोहो, जिसके सामने लिखा हुआ है झारखंड। अगर हम पोटोहो की बात करें तो उनका जन्म झारखंड के जगन्नाथपुर प्रखंड के राजा बांस में हुआ था और उनके द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ऐतिहासिक सेरेंगसिया घाटी युद्ध लड़ा गया था। सेरेंगसिया घाटी में अंग्रेजी फौज के साथ हुए भीषण छापामार युद्ध का नेतृत्व पोटोहो के द्वारा किया गया था और इस युद्ध में ब्रिटिश फौज की करारी हार हुई थी। तो यहाँ पर जो दूसरा नाम है जिसके सामने लिखा हुआ है झारखंड, ये भी पूरी तरीके से सुमेलित है। आइए देख लेते हैं तीसरे नाम को। तीसरा नाम है थलकल चंदू, जिसके सामने लिखा हुआ है केरल। तो ये नाम भी पूरी तरीके से सुमेलित है। आपको ये ध्यान में रखना है कि थलकल चंदू पजहस्सी राजा के कुरिच सैनिकों के एक तीरंदाज और कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, जिन्होंने 19वीं सदी के पहले दशक के दौरान वायनाड के जंगलों में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तीसरा नाम है वो पूरी तरीके से सुमेलित है। यानी कि यहाँ पर जो तीनों के तीनों नाम हैं वह पूरी तरीके से सुमेलित हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों के तीनों नाम पूरी तरीके से सुमेलित हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन सभी नामों को आपको ध्यान में रखना है, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं इसे भी ध्यान में रखना है और किन लड़ाइयों से उनका नाता है इसे भी आपको ध्यान में रखना है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है, इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है,
तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से गलत है। आपको ध्यान में रखना है कि तीस्ता नदी का उद्गम पाहोनरी ग्लेशियर से होता है और यह ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। यहाँ पर जो पहला कथन है वो तो गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी का एक सहायक नदी है। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आपको ये ध्यान में रखना है कि रंगीत नदी तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है और रंगीत नदी पश्चिम सिक्किम जिले में हिमालय के पहाड़ों से निकलती है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी पूरी तरीके से गलत है, यानी कि यहाँ पर पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दूसरा कथन ही सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं सचेत पोर्टल के ऊपर और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है आरबीआई रिपोर्ट फाइंड्स 600 इलीगल लोन ऐप ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। और इसमें बताया गया है कि जनवरी 2020 से लेकर के मार्च 2021 के बीच में आरबीआई को 2565 से ज़्यादा कंप्लेन मिले हैं जो कि इलीगल लोन ऐप से जुड़े हुए हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि ये सारे के सारे कंप्लेन जो हैं आरबीआई के सचेत पोर्टल पर किए गए हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सचेत पोर्टल आरबीआई के द्वारा 2016 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि इलीगल तरीके से जो लोन दिया जाता है या फिर पैसे की उगाही होता है उसके बारे में जो है यहाँ पर कंप्लेन किया जा सके। आपको ध्यान में रखना है कि यह स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी कि एसएलसीसी तंत्र के तहत रिजर्व बैंक के द्वारा स्थापित एक पोर्टल है और यहीं पर बहुत सारे लोगों ने इन इलीगल लोन ऐप को लेकर के अपना कंप्लेन रजिस्टर किया है। और यहाँ पर आरबीआई का भी यही कहना है कि भारत में 600 से ज़्यादा इलीगल लोन ऐप हैं और वे गलत तरीके से लोगों को लोन देने का झांसा देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। ये आप सभी जानते हैं कि इस तरह के जो लोन देने वाले ऐप हैं उनमें से बहुत सारे ऐप जो हैं आपको ऐप स्टोर में मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग इनको डाउनलोड करते हैं, इनके झांसे में आ जाते हैं। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस तरह के जो लोन ऐप हैं वे इस तरह की कंपनियों के द्वारा प्रमोट किए जा रहे हैं जिस पर आरबीआई का कोई भी लगाम नहीं है, यानी कि दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। तो ये ऐसी कंपनियां हैं जिन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम और कानून लागू नहीं होता है और इसीलिए यह आसानी से अपने ऐप का उपयोग करके लोगों से ठगी कर रहे हैं। तो इसको लेकर के जो आरबीआई का रिपोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो डेटा दिया गया है उसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे और ये मुद्दा अभी आगे और चर्चा में रहेगा, इसलिए इसके न्यूज़ को आप लोग जरूर फॉलो करते रहेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं। आप इन क्वेश्चंस को और उससे जुड़े टॉपिक को जरूर रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर से लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।